सो वेलकम एवरीवन। आज हम डबल इंटीग्रेशन के लेक्चर 2 में हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करके एरिया एवेल्यूएट करना सीखा था एंड कुछ सर्टेन केसेस प्रैक्टिस किए थे। इस लेक्चर में हम डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करके एक डिफाइंड बाउंडेड रीजन के अंदर एक कंटिन्यूअस फंक्शन की हेल्प से डबल इंटीग्रेशन का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। सो उस बाउंडेड रीजन के अंदर हम डबल इंटीग्रेशन के रिज़ल्ट को इवेल्युएट करेंगे। हम कुछ सर्टेन केसेस देखेंगे, जैसे कि एनुलस सर्कल, पैराबोला एंड लाइन एंड टू पैराबोलास। हम इन चार सर्टेन ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प से एक बाउंडेड रीजन के अंदर डबल इंटीग्रेशन का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। मेथड्स जो हम यूज़ करेंगे उन डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे, सेकंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से भी सॉल्व करेंगे, एंड बीटा फंक्शन का यूज़ करके भी सॉल्व करेंगे, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करके। हम उन रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एनुलस का केस लेते हैं। हमारे पास एक डबल इंटीग्रेशन है। तो हमें इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रल रिजल्ट को। एक बाउंडेड रीजन R के अंदर, जो R रीजन डिफाइंड है एज एनुलस बिटवीन टू सर्कल्स x² + y² इक्वल्स टू 4 एंड x² + y² इक्वल्स टू 9। तो इस तरह की सिचुएशन में डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करने से पहले हम कर्व ट्रेस करेंगे, कर्व प्लॉट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सर्कल है एंड ये सेकंड सर्कल, और ये पूरे इंटायर ज्योमेट्री को एनुलस बोलते हैं। ये इसका बाउंडेड रीजन है। ऑब्वियसली बाहर वाला सर्कल का इक्वेशन x² + y² इक्वल्स टू 9 है, एंड अंदर वाले सर्कल का इक्वेशन x² + y² इक्वल्स टू 4 है, जिससे इन सर्कल का रेडियस रिस्पेक्टिवली 3 एंड 2 यूनिट्स आता है। ये मेरा ओरिजिन है, ये 3 यूनिट्स का रेडियस है और ये 2 यूनिट्स का रेडियस है। अब इस डबल इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए मुझे लिमिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मुझे इस डबल इंटीग्रेशन को ऑब्ज़र्व करके यही चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें लिमिट्स गिवन है या नहीं।
अगर नहीं है तो अपने को लिमिट्स आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट स्टेप यही होगा। अब अगर मैं इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करूं, हम इसे दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके, दोनों से सॉल्व करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा की टर्म्स में होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई की टर्म्स में होते हैं, या फिर वाई और जेड की टर्म्स में, या फिर जेड और एक्स की टर्म्स में हो सकते हैं। अब एक थ्योरम है, जैकोबियंस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंगली जो इंटीग्रल ऑपरेटर्स होते हैं डी एक्स और डी वाई, ये बराबर होते हैं आर डी आर डी थीटा के, जहाँ पर आर जैकोबियंस कोफिशिएंट है। एक पॉइंट हमें नोट डाउन करना है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ हम सिर्फ तभी करेंगे जब सर्कुलर बाउंड्रीज हों, यानी कि जो भी बाउंडेड रीजन है उसमें सर्कल इंक्लूड हुआ हो, तभी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक सर्कल को देखें तो वो एक सिलेंडर होगा, तो उस केस में भी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में वॉल्यूम इवेल्युएट करने के लिए यूज़ में लेंगे। तो नोट क्या करना है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड in case of circle only. अब यहाँ से r is the radius and theta is the angular displacement of strip element। यहाँ पर अगर मैं इस एनुलस रीजन में एक स्ट्रिप एलिमेंट कंसीडर करूँ तो इसका इनर बाउंड्री पे ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स विच इज़ रेडियस, एंड आउटर बाउंड्री तक 3 यूनिट्स। तो r का वैल्यूएशन जब हम करेंगे तो r की लिमिट्स 2 से 3 डिफाइन होंगी, एंड थीटा की लिमिट्स, अगर मैं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखूँ थीटा एस, तो थीटा एक्स एक्सिस पर जब ये वाला वेक्टर कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा, कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, और जब ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा तब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 हो जाएगा। सिमिलरली जब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, यानी कि इस एक्सिस के अलॉन्ग तो 180 डिग्री, इस एक्सिस के अलॉन्ग तो 270 डिग्री, एंड पूरा रिवॉल्व करके अगर यहाँ तक आ रहा है तो 360 डिग्री। तो क्योंकि मुझे इस पूरे इंटायर एनुलस रीजन का एरिया, एनुलस रीजन के अक्रॉस डबल इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, तब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 0 से 2 पाई कंसीडर करूँगा। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करने का एक और तरीका है कि मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इन दो डायरेक्शंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखूँ, लेकिन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली साइन भी इवेल्युएट करना होगा। विच इज़ -π to π। लेकिन ये मैं इस लिमिट को कंसीडर करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए ये रिकमेंडेड नहीं है।
बेटर है कि हम सिंपल लिमिट्स का यूज़ करके रिज़ल्ट को इवेल्युएट करें, क्योंकि हमारी लिमिट्स अब डिफ़ाइन हो चुकी हैं। इंटीग्रल ऑपरेटर्स भी अब चेंज हो चुके हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। तो मैं डायरेक्टली अपना इंटीग्रल रिज़ल्ट इवेल्युएट करूँगा। क्योंकि दोनों लिमिट्स कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ हैं, तो मैं कोई सी भी लिमिट को अंदर वाले इंटीग्रेशन साइन पर रख सकता हूँ और कोई से भी को बाहर रख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए रेडियस वाली लिमिट्स को पहले कंसीडर किया है, चाहूँ तो एंगल वाली लिमिट्स को भी पहले कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन और है कि मुझे x को एज r cos थीटा में कन्वर्ट करना है और सब्स्टिट्यूट करना है, एंड y को एज r sin थीटा के तौर पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स पे कन्वर्ट करते वक्त ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप एंड ये थर्ड स्टेप लिमिट्स तो ऑफ कोर्स हर केस में रहेगी। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते वक्त इन 3 स्टेप्स का ध्यान हमें रखना है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले x² था एंड y², सो ये रिज़ल्ट बन जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा इंटू r² sin स्क्वायर थीटा अपॉन r² कॉमन एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर dx dy को हम लिखेंगे r dr d थीटा। तो ये पूरा इंटीग्रल रिजल्ट बन गया। नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज़ 1। मैं यहाँ पर 1 डैश डालता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। ओके, तब इस इंटीग्रल रिज़ल्ट को थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो इंटीग्रल फंक्शन है उसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर रिज़ल्ट बन जाएगा एज r टू द पावर 3 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा dr d थीटा। नाउ यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। कंपाउंड एंगल फार्मूला sin 2 थीटा का यूज़ करेंगे, एज वी नो कि sin 2 थीटा इज़ साइन ऑफ थीटा एंड cos इंटू cos ऑफ थीटा। So definitely sin square of 2 theta will be equals to 4 times of sin square theta and cos square theta. So यहाँ से हम इन रिजल्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके। एज लिमिट्स होंगी 0 से 2 पाई एंड 2 से 3, r³ 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। This result can directly be written as sin square of 2 theta into dr d theta। नाउ मैं अगर इंटीग्रल फंक्शन को ऑब्ज़र्व करूं तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में सेपरेट किया जा सकें, यानी कि जो फंक्शन सेपरेबल हो। अगर किसी फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, लेट्स से x एंड y, तो वो फंक्शन x की टर्म्स में सेपरेट किया जा सकता है एंड y की टर्म्स में सेपरेट किया जा सकता है। यानी कि x वाली टर्म्स को हम अलग करके लिख सकते हैं और y वाली टर्म्स को अलग करके लिख सकते हैं। जैसे कि इस केस में हम r वाली टर्म्स को सेपरेट लिख पा रहे हैं, r वाली टर्म्स के साथ कहीं से थीटा वाली टर्म डायरेक्टली मल्टीप्लाइड नहीं है, इनडायरेक्टली है, एंड थीटा वाली टर्म्स को अलग से सेपरेट करके ऑब्जर्व कर पा रहे हैं।
तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लेट से फॉर एग्जांपल अगर रिजल्ट होता है एक्स क्यूब प्लस थीटा, सॉरी आर क्यूब प्लस थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये एक्सप्लिसिट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें समेशन आएगा, क्योंकि जब मैं समेशन को रिजॉल्व करूँगा वो हो जाएगा आर क्यूब साइन 2 थीटा प्लस ऑफ थीटा साइन 2 थीटा। अब मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पर आर क्यूब और थीटा वाली टर्म्स, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में आर क्यूब वाली टर्म अलग, थीटा वाली टर्म अलग है, यहाँ पर थीटा वाली टर्म अलग है, लेकिन बीच में समेशन है। मैं यहाँ से इंटायर फंक्शन को ऐसे नहीं लिख सकता कि यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन आर का आ जाए इन दूसरा फंक्शन थीटा का आ जाए। इस फॉर्म में ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये एक्सप्लिसिट भी नहीं है, तो एक्सप्लिसिट नहीं है तो इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे इसको। लेकिन इस सिचुएशन में ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है। एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन को हमने प्रीवियस वीडियो में एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की थी कि हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस के केस में डबल इंटीग्रेशन को दो सिंगल इंटीग्रेशन के रिज़ल्ट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि मैं इस इंटीग्रल आई को लिख सकता हूँ एज इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा डी थीटा इनटू इंटीग्रेशनल लिमिट ऑफ 2 to 3 आर क्यूब बाय 4 डी आर। इस फॉर्मेट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ बिकॉज ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो अकेनिक प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2। And this result can directly be solved as r raised to power 4 by 4. So this will be 1 by 16 into r to the power 4. After substituting the limits, we will get 3 raised to power 4 minus 2 raised to power 4. होप सो वी आर गेटिंग थ्रू दिस स्टेप। ये स्टेप शायद क्लियर हो। एंड इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन इज़ नॉट अ बिग टास्क ऑल्सो। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ, विच इज़ 65 पाई अपॉन 16। So this was the case where we resolved double integration in an bounded region of annulus using polar coordinates. Now if we will try to resolve this case using Cartesian coordinate, it would get quite complicated. यानी कि अगर मैं इसी सर्टन क्वेश्चन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स और वाई की टर्म्स में ही सॉल्व करने जाऊंगा तो रिज़ल्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। अगर हमें इस सर्टन क्वेश्चन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में प्रैक्टिस करना है तो मैं उसकी लिमिट्स डिफाइन कर देता हूँ, बट रिज़ल्ट्स शायद यहाँ पर मैं अभी इवैल्यूएट नहीं करूँगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसकी लिमिट्स वाई की लेट से हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, थोड़ा यहाँ लिखते हैं, फोर माइनस एक्स स्क्वायर
to under root of 9 minus x square, and x की लिमिट will be from एंड x की लिमिट्स 2 से 3 डिफाइन होगी, लेकिन इन लिमिट्स की हेल्प से हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही उस एनुलस रीजन का डबल इंटीग्रेशन रिजल्ट इवेल्यूएट कर पाएंगे। एंड फाइनल आंसर को अगर मैं इन लिमिट्स का यूज़ करूँगा मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ओनली मैं अपने एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच पाऊँगा। वो प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से करने बैठूँगा, बिकॉज इस एक्सप्रेशन में जो फंक्शन दिया गया इस इंटीग्रल में वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो इस रिजल्ट को सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अपने को 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक 4 और एक 9। मैं चाहूँ तो एक कॉमन वैल्यू इसकी निकाल सकता हूँ दोनों को सम करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी 13/2, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ शायद सब्स्टिट्यूट करूँ और फिर डी एक्स और डी वाई की वजह से इन्हें सॉल्व करूँ एंड लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँ। लेकिन रिज़ल्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, मतलब लेंथी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। दैट्स वाई पोलर कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पर यूज़ किया गया। सो ये हमारा एनुलस रीजन के रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सिचुएशन सर्कल के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जहाँ पर एक डबल इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने को बोला है एक सर्कुलर रीजन के अंदर, एंड कुछ कंडीशंस भी यहाँ पर दी गई हैं उस सर्टन रीजन के लिए, जिस रीजन में हमारे पास एक सर्कल है एंड एक एंटायर प्लेन है। सी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को हमें एक प्लेन की तरह कंसीडर करना चाहिए, नॉट जस्ट अ सिंगल लाइन। सबसे पहले हम यहाँ पर स्केच करेंगे उस रीजन को। ये हमारा ओरिजिन है। अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इस दोनों क्वाड्रेंट्स की तरफ डायरेक्ट करेगा, एंड ये सर्कल इन चारों क्वाड्रेंट्स की तरफ चारों क्वाड्रेंट्स में होगा। तो अपने को इन दोनों के द्वारा बाउंडेड रीजन के अंदर ये डबल इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है। सो जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो सिर्फ इतना सा होगा। सो अब इस रिज़ल्ट को इवेल्यूएट करने के लिए अगेन मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करूँगा। एंड इस बार हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो सिंपल है टू रिजॉल्व। तो पोलर कोऑर्डिनेट में सबसे पहला स्टेप था हमारा कि डी एक्स डी वाई को सब्स्टिट्यूट करना है एज आर डी आर डी थीटा, एंड सेकेंड स्टेप है सेकेंड स्टेप है एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है एज आर कॉस ऑफ थीटा, वाई को सब्स्टिट्यूट करना है एज आर साइन ऑफ थीटा, एंड थर्ड स्टेप था लिमिट डिफाइन करना। तो आर का यहाँ पर लिमिट 0 से 1 हो जाएगा, एंड थीटा का लिमिट, अब थीटा का लिमिट क्या लें यहाँ से, अब यहाँ से मैं लूँगा थीटा का लिमिट तो वो तो 0 से पाई आएगा, लेकिन ये वाला रीजन तो रह गया। तो फिर मैं क्या करूँ,
तो इस सर्टन सिचुएशन में ये तो 0 से प्लस π/2 आ गया, तो मैं इस डायरेक्शन में अगर देखूँ तो 0 से माइनस π/2 होगा। तो इंटायर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो ये माइनस π/2 से π/2 रिज़ल्ट हो जाएगा, सॉरी लिमिट्स हो जाएंगी। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स के सभी स्टेप्स हमने कवर कर लिए यहाँ पर। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ को इंटीग्रल के अंदर। सो ये रिज़ल्ट बनेगा। अब इस इंटीग्रल फंक्शन को थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। अगेन ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2θ/2। यहाँ पर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली रिजॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज साइन ऑफ 2θ का यहाँ पर इंटीग्रल रिजल्ट है इंटीग्रेशन में। अगर मैं साइन ऑफ 2θ का ग्राफ ऑब्जर्व करूँ या साइन ऑफ थीटा का ही ग्राफ ऑब्जर्व करूँ, लेट से चलो साइन 2θ का ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं कुछ इस तरीके से। Since theta is varying from minus π/2 to π/2, so 2θ will be varying from यहीं से देख लेते हैं। थीटा वेरी कर रहा है माइनस π/2 से π/2 एंड 2θ वेरी कर रहा है फ्रॉम माइनस ऑफ पाई से पाई। ऑब्वियसली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिट्स के अक्रॉस। सो माइनस ऑफ पाई एक्चुअली में ये कर्व थीटा के लिए ही होगा आई गेस, जो भी है। तो यहाँ पर ये लिमिट अगर मैं ये एक्सेस को थीटा वाली एक्सेस मानता हूँ और ये साइन ऑफ 2θ वाली, तो ऑब्वियसली माइनस ऑफ π/2 पर रिज़ल्ट 0 रहेगा एंड प्लस π/2 पर ये रिज़ल्ट रहेगा। तो मैं देखूँ ये ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, लेकिन अपोजिट क्वाड्रेंट्स में है। तो अगर मैं इस रीजन का इंटीग्रल I1 इवेल्यूएट करूँगा एंड इस रीजन का रिज़ल्ट I2 इवेल्यूएट करूँगा, तो फाइनल रिज़ल्ट जो कि हमारा ये है, लेट्स से ये I ऑफ थीटा है। सो I ऑफ थीटा यहाँ लिखता हूँ विल बी समेशन ऑफ I1 प्लस I2, क्योंकि I1 और I2 रिज़ल्ट्स सेम होंगे जस्ट बिकॉज कि ये फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये एरिया और ये एरिया सेम रहेगा, ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम रहेगा, लेकिन अपोजिट साइन में होंगे। तो I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2, डेफिनेटली I ऑफ थीटा इज़ 0। अब ये स्टेप्स सारे हमारे मेमोरी में फीड होने चाहिए ताकि हम डायरेक्टली रिजल्ट्स को सॉल्व कर सकें। तो इस इंटीग्रेशन को मैं डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ। अगर ये 0 हो गया इनटू प्रोडक्ट में जो भी हो एंटायर क्वांटिटी एंटिटी 0 होगी, फाइनल रिजल्ट 0 होगा। ये एक शॉर्टकट मेथड है इसको सोचने का। एग्जामिनेशन में इतना पोर्शन सोचने के लिए या इसको इस तरह की सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए इतना पोर्शन सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जस्ट इन सेक ऑफ प्रैक्टिस हम इस रिज़ल्ट को याद रख सकते हैं। सो
हमने सर्कुलर रीजन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया पोलर कोऑर्डिनेट से। हाँ, अब इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की मदद से सॉल्व करते हैं। तो हम अब इसी सिचुएशन को, प्रीवियस सिचुएशन को ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो मैंने कर्व और इंटीग्रल फंक्शन यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पर इस बाउंडेड रीजन के अक्रॉस एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करता हूँ, हर बार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर नहीं करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप भी कंसीडर कर सकते हैं। इवन इस केस में भी वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं, बट लेट्स से सिंप्लिसिटी के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करी। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड से जब भी हम एरिया इवेल्युएट करते हैं तब हम x की लिमिट्स को वेरिएबल रखते हैं एंड y की लिमिट्स को कांस्टेंट रखते हैं, एंड इसका रिवर्स हम वर्टिकल स्ट्रिप मेथड के केस में यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर x की लिमिट्स वेरिएबल, यहाँ पर x 0 है ऑब्वियसली, एंड यहाँ पर x को मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑब्वियसली x पॉजिटिव ही है, क्योंकि जब मैं अंडर रूट सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 1 माइनस, जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा दोनों साइड तो ये प्लस माइनस ऑफ √1 माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। तो प्लस वाली वैल्यू हम चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर इस साइड पर होता कुछ सर्कल का रीजन तब मैं नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करता। लेट से अगर यहाँ पर मैं डॉटेड कर्व बना रहा हूँ, यानी कि ये कंसीडरेबल नहीं है, हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं इसे, जस्ट समझने के लिए हम इसे ड्रॉ करें, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 से या माइनस ऑफ √1 माइनस वाई स्क्वायर से 0 होती। लेकिन इसकी सिचुएशन में x की लिमिट 0 से √1 माइनस वाई स्क्वायर है, एंड y की लिमिट्स ऑब्वियसली यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पर -1, तो -1 से 1। सो लिमिट्स डिफाइंड है, बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। जो लिमिट वेरिएबल होती है उसे हम सबसे पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और दोनों लिमिट्स वेरिएबल नहीं होंगी, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले dx के टर्म्स में सॉल्व करेंगे, नहीं पहले कि x वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे कीपिंग y कांस्टेंट। तो बॉक्स के अंदर डाल दिया मैंने इसे, -1 से 1। सो x का इंटीग्रेशन करेंगे, y एक कांस्टेंट है, y को k सब्स्टिट्यूट करके हम रिजॉल्व करेंगे, एंड जब x की इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी तो k की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट्स पर पहुंचते हैं। y √1 माइनस वाई स्क्वायर इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर को एज t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। So minus of 2y dy will be dt, and y की लिमिट -1 से 1 है। सो t की लिमिट्स ऑब्वियसली जब मैं मिनिमम वैल्यू डालूंगा y की वैल्यू एज -1, रिजल्ट विल बी 0, एंड +1 डालूंगा, अगेन लिमिट्स विल बी 0। तब यहाँ पर क्या t की लिमिट्स 0 से 0 होंगी? तो ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पर t की लिमिट्स 0 से 0 बनेंगी, जो कि एक वैलिड रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस सर्टेन सिचुएशन में अगर इस स्केच को ऑब्जर्व करूँ तो ये सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस, एंड वैल्यू -1 से 1 है। सो t की एक वैलिड लिमिट्स लाने के लिए मैं इस पोर्शन का, यानी कि सिर्फ अपर पोर्शन का ही इंटीग्रल इवेल्युएट करूँगा, एंड फाइनल रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो उस केस में यानी कि मैं यहाँ पर ये वाली लिमिट्स यूज़ नहीं करूँगा, तो y की लिमिट्स मैं 0 से 1 यूज़ करूँगा, एंड फाइनल रिजल्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर मैं चाहूँ तो y की लिमिट्स को -1 से 0 भी यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर उसे सब्स्टिट्यूट करके देखूँ, सेम सब्स्टिट्यूशन रहेगा। अब मैं इन वैल्यू से अगर लिमिट्स डिसाइड करना चाहूँ तो y की वैल्यू, लेट से मैंने ये वाला रिजल्ट लिया 0 से 1, तो t
टी की वैल्यू विल बी सोचो टी की वैल्यू विल बी फ्रॉम 1 to 0। अब ऑब्वियसली कोई भी वेरिएबल 1 से छोटा और 0 से छोटा 1 से बड़ा अगर वो है तो 0 से छोटा नहीं होगा। तो अपने को यहाँ पर अभी उस मैथमेटिकल थिंकिंग या प्रोसीजर से नहीं सोचना है, हमें डायरेक्टली इस लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना, बिकॉज यहाँ पर एक माइनस साइन है जो लिमिट्स को रिवर्स कर देगा, जिससे हमारा ये रिज़ल्ट वैलिड हो जाएगा ऑटोमेटिक। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अंडर रूट ऑफ टी डी टी रिजल्ट बन गया। अब इस माइनस साइन से मेन लिमिट टी की लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना था, माइनस साइन से मेन लिमिट्स को रिवर्स कर दूंगा तो बन जाएगा हाफ ऑफ 0 to 1 अंडर रूट टी डी टी। अब इसका इंटीग्रल जब हम करेंगे तो वो हाफ ऑफ अब एक्चुअली में ना यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, एंड वो मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पर एक्चुअली में ना एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है। मिस्टेक इंटीग्रल में नहीं हुई, अभी मैं लास्टमोस्ट लॉजिक को क्लियर करूँगा, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये रिज़ल्ट बन जाएगा एज 2/3 t to the power 3/2 0 to 1। सो दिस विल बी 1/3। तो हमारा ये इंटीग्रल 1/3 है। अब जो हमारा फाइनल इंटीग्रल होगा, इसको मैं आई एफ से लिख रहा हूँ, तुम्हें लगेगा कि वो 2 टाइम्स ऑफ आई होगा, बट एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, क्योंकि हम यहाँ पर एरिया इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंटीग्रल इवेल्युएट कर रहे हैं। तो ये वाला रीजन अगर सिमेट्रिकल है इस रीजन के अबाउट, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। अगर मैं इस रीजन का इंटीग्रल I1 और इस रीजन का इंटीग्रल I2 मान रहा हूँ, तो मेरा I1 I2 बेशक मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, विच इज़ 1/3, बट अगर मैं यहाँ पर IF निकाल रहा हूँ तो वो, अगर मैं IF का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो वो I1 माइनस ऑफ I2 होगा। ऐसे ही इंटीग्रल रिजल्ट्स को सॉल्व करते हैं। अगर एरिया निकालना होता है देन ऑब्वियसली 2/3 जो है हमारा आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो फाइनल रिजल्ट 0 ही होगा इस केस में। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, इसे क्लियर करना ज़रूरी है कि हम अगर इंटीग्रल निकाल रहे हैं ना, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट्स में जो भी इंटीग्रल का रिजल्ट निकलेगा, अगर हम इन सेक उसका एरिया भी निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट्स में उस डबल इंटीग्रेशन का या उस सटन इंटीग्रेशन का, सिंगल इंटीग्रेशन के रिज़ल्ट को अपन लोग माइनस साइन से सब्स्टिट्यूट करके ही फाइनल रिजल्ट्स में ऐड करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जिस हमें समझना है कि ये ऊपर वाला रीजन पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला रीजन नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर इंटीग्रल में साइन नेगेटिव नहीं भी आ रहा तो हम खुद से साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो ये कार्टेशियन मेथड से हमने सर्कल के अंदर एक बाउंडेड रीजन की हेल्प से एक डबल इंटीग्रल के रिज़ल्ट को रिजॉल्व किया है। अब इसके बाद हम पैराबोलाज एंड लाइन वाले सिचुएशन में शिफ्ट करते हैं।